वहां पर अर्धसैनिक बल भी लगा दिए गए हैं। तो फिलहाल हिंसा की कुछ घटनाएं कम है, लेकिन फिलहाल बंगाल के तेवर जो जहरीले तेवर हैं, देशघाती तेवर हैं, देश से अलग होने के, देश के टुकड़े करने के तेवर हैं। मीटर की जहां पे इनका घर है, जहां पे लूटपाट हुई है, बता रहे हैं कि 200 मीटर की थाना है पुलिस का, और 4 घंटे तक जब उन्होंने पूरा लूट लिया पूरे मकान को, उसके बाद पुलिस आई है। तो ये यानी कि लगातार 7.5 साल कश्मीर में तुम लगा सकते हो राष्ट्रपति शासन, और तुम किन हालातों में लगाते हो, जब वहां पे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस एक दूसरे से हाथ मिला के सरकार बनाने का दावा करने जा रहे थे कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो तुम झोला उठा के चल दोगे, लेकिन जो बाकी 100 करोड़ लोगों को एक राक्षस पैदा करके जा रहे हो, उस राक्षस को वो एक हसन सईद सोहरावर्दी और मुजीबुर रहमान, उनका अवतार पैदा करके जा रहे हो। वो 90 साल के ऊपर बहुत कम लोग होंगे जो उस समय में इस होशो हवास में होंगे और बखान कर सकते कि पंजाब और बंगाल में क्या कुछ हुआ होगा। आज बंगाल दिखा रहा है, बंगाल के जिहादी दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो अकबरुद्दीन ओवैसी की भी बात बता रहा है कि वो कितना सच बोलता था। आज तो इमरान मसूद ने भी कह दिया है कि सत्ता आ गई तो हम क्या कर लेंगे। बंगाल में सत्ता इमरान मसूदों की है। ममता बनर्जी को लगता है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पूरा भारत हताश है इस बंगाल को देख करके। कुछ आस उम्मीद दिख रही है आपको? मनीष जी, कोई फिलहाल अभी तक मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, जब से हिंसा शुरू हुई है, एक तरफा हिंसा चल रही है, बेलगाम हिंसा चल रही है, बेखौफ हिंसा चल रही है, किसी का डर नहीं है। कल हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर अर्धसैनिक बल भी लगा दिए गए हैं। तो फिलहाल हिंसा की कुछ घटनाएं कम है, लेकिन फिलहाल बंगाल के तेवर जो जहरीले तेवर हैं, देशघाती तेवर हैं, देश से अलग होने के, देश के टुकड़े करने के तेवर हैं, उन तेवरों में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही। और उसके लिए जो भारत में और आस्तीन के सांप बैठे हैं, हिंदुओं की आस्तीन के सांप बैठे हैं, जो हमारे आपके हिंदुओं की वोटों की भीख पर कुत्तों की तरह पलते हैं, उनके भी तेवर बिल्कुल उसी तरह के यथावत हैं जो कल थे, परसों थे, जो बीते हुए कल थे, परसों थे। उसी के साथ वो बंगाल की हिंसा के साथ समर्थन में ताली बजा रहे हैं, डपली बजा रहे हैं, नंगे होके नाच रहे हैं। ये सोचना तो मनीष जी हम हिंदुओं को है कि बंगाल में खबरें छनकर आ रही हैं, क्योंकि वहां तो एक राक्षस राज चल रहा है। वहां कोई लोकतंत्र का राज नहीं है, राजनीति का राज नहीं है, वहां राक्षस राज है। और अब जो लोग पलायन करके भागे हैं, जो निकल के आए हैं, उन्होंने जो बताया है, तो मनीष जी आदमी का कलेजा कांप जाए वो वाली स्थिति है कि वो जो पलायन करके दर्शकों ने, कुछ लोगों को निगाह से उगई होगी खबर कि मारा, घर जला दिया, वो तो सब किया ही किया। साथ ही साथ मनीष जी, जो पानी की टंकी होती है जिससे पीने का पानी जाता है पूरे इलाके में, जो हिंदुओं का मोहल्ला है जहाँ हिंदू रहते हैं, उस पानी की टंकी में जहर मिला दिया। यानी एक साथ सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देने का प्रबंध कर दिया था। वो भागे हैं इस वजह से, डर से कि अब प्यासे तो नहीं रह सकता ना आदमी, कि अगर प्यासे रहेंगे तो मर जाएंगे और पानी पिएंगे तो भी मर जाएंगे। तो इतनी निर्दयता से वहां से हिंदुओं को साफ कर देने की, कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि मुर्शिदाबाद की आबादी 75% मुसलमान हो चुकी है, तो अब वो बड़ी जल्दी में है। अब वो प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, अब वो 2-4 साल की भी प्रतीक्षा उनको बर्दाश्त नहीं है। तो अब वो अपने डंके की चोट पे, अपनी गुंडई के दम पर पानी की टंकी में जहर मिला रहे हैं कि तुम या तो रहो, नहीं पियोगे पानी तो प्यासे मर जाओगे, और अगर पियोगे तो जहर खा के मर जाओगे। तो एक तरह से पलायन वहां से हुआ है। वो उनको सबको अलग अलग स्कूलों में, वो जिले से भाग गए हैं। मुर्शिदाबाद जिला छोड़कर वो मालदा जिले में, वहां कुछ लोग उनका खाना पीना कर रहे हैं, और बाकायदे खबर छपी है ये। तो आज तक मनीष जी दंगे के दौरान मैंने भी बड़ी खबरें पढ़ी हैं पिछले 30-40 साल से, तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। मैं पहली ऐसी घटना देख रहा हूँ, ये पलायन करने का ब्रह्मास्त्र है ममता बनर्जी का। वो कैसे इतना पूरी तरह से पाकिस्तान बना देना चाहती है कि यहाँ पर हिंदू अपनी शक्ल ना दिखाई दे, हिंदुओं की शक्ल ना दिखाई दे, हिंदुओं का नाम ना सुनाई दे। और उसके लिए उसने बड़ी मास्टर स्ट्रोक चला है, क्योंकि ये ममता बनर्जी के संरक्षण के बिना ये हो सकता है? ममता बनर्जी के संरक्षण में ही पिछले 11 साल से, 11 क्यों बल्कि 13 साल से 2011 में आ गई थी सत्ता में, एक तरफा हिंसा हिंदुओं के खिलाफ लगातार चल रही है। और आज उसका सबसे विभत्स रूप, सबसे खतरनाक रूप सामने आया है जब ये पानी की टंकी में जहर मिला देने वाली बात है। यानी चाहे छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो,
सब एक झटके में 24 घंटे के अंदर मौत के मुंह में समा जाए, ये प्रबंध किया गया है मुर्शिदाबाद के अंदर। जरा दिखा दीजिए मनीष जी खबरें और पहले सुनवा दीजिए कि क्या हो रहा है वहां पे। हद हो गई। मुर्शिदाबाद लोग छोड़ करके नदी पार करके, जैसे बंगला उस समय बंगला लोग भारत से आए थे, पश्चिमी पंजाब से आए थे, वही स्थिति है। जरा इन साहब को सुन लीजिए आप। मेरा दुकान में यहाँ पर सामने दुकान है मेरा और ओपोजिट में मेरा घर है। तो मेरा दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं हो गया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया और मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया मॉब घुस के घर का दरवाजा तोड़ के तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ फोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई मैंने प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। इस सब हमारे मुस्लिम लोग दुकान भी चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया है। मेरा जो पूरा नहीं है, मेरा घर का कुछ नहीं है। हमारा लोग का मुस्लिम लोग का जो यहाँ पर बंगाल में रहने लायक नहीं है, चुन चुन का हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे, आप लोग बताइए। जो मैंने बच्चे लोग के साथ रहने से बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे पास डर का माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अब प्रशासन कोई मदद नहीं किया। 4 घंटा का ऊपर उपद्रव चाहता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं। हम लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं, थाना में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है। ये आलम है। और ये है, और 200 मीटर की जहां पे इनका घर है, जहां पे लूटपाट हुई है, बता रहे हैं कि 200 मीटर की थाना है पुलिस का। और 4 घंटे तक जब उन्होंने पूरा लूट लिया पूरे मकान को, उसके बाद पुलिस आई है। तो ये यानी सरकार के संरक्षण में, ममता बनर्जी की सरकार के संरक्षण में बड़े सुनियोजित ढंग से हिंदुओं को लूटा जा रहा है। क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पे हम रह नहीं सकते, और हम उनकी उम्र देख ली कि हमने जिंदगी में पहली बार ऐसी हिंसा देखी। यहाँ देखिए मनीष जी, आप दिखा रहे हैं कैसा पलायन। तो ये पलायन है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दृश्य सर लगता है 47 में लोगों ने देखा होगा, हमारी पीछे की पीढ़ी ने देखी होगी। यही दृश्य रहा होगा बंगाल में उस समय। यही ऐसे ही लोग जो है पंजाब में नदियां पार करके ट्रेनों से कट फट करके ऐसे आए होंगे। और देखिए कि एक एक झोला ले लेकर के सब अपना जमीन जायदाद सब छोड़ करके आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके भी ममता सरकार मौन है। ये देखिए, ममता उन जिलों को 100% मुस्लिम इलाका वो कर देना चाहती है, ताकि वो मुख्यमंत्री बनी रहे, क्योंकि मुसलमान उसी को अंधा होकर वोट दे रहा है। बाकी हिंदुओं के साथ क्या होगा, तो ये सामने नजारा है बिल्कुल एकदम स्पष्ट। ये दृश्य सही में एकदम कहते हैं ना, हिला देने वाला है। और ये दृश्य जो है मनीष जी, मैं याद दिला दूं, जो आपने पुरानी बात की, ये दृश्य 1971 की लड़ाई से पहले हिंदुस्तान में देखे गए थे। कि उस समय जब पाकिस्तान की सेना वहां पे अत्याचार कर रही थी, बलात्कार कर रही थी, हत्याएं कर रही थी, घरों को आग लगा रही थी, तब वहां से बंगाली जो है वो अपनी जान बचाकर जब भागे थे, तो इसी तरह नावों से आ रहे थे। तो वो तब उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों बंगाली थे जो वहां से भाग रहे थे। मुसलमान भी भाग रहे थे, हिंदू भी भाग रहे थे। हाँ, आज वही लोग डेमोग्राफी, वही लोग जो भाग करके वहां से आए, दरअसल वही उन्माद फैला रहे हैं जिनको शरण आपने दिया। ये मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी, ये बिहार के किशनगंज कटिहार की डेमोग्राफी सब बांग्लादेशियों से बड़ी हुई है। आज वही जला रहे हैं बिहार को, वही जला रहे हैं बंगाल। उस समय मनीष जी तब तो टेलीविजन वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो सिनेमा पिक्चर हॉल में सिनेमा शुरू होने से पहले एक वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी सूचना विभाग की। उसमें उस दौर में जो 71 था तभी दिखाया जाता था कैसे बांग्लादेश से नावें भर भर के आ रही हैं। तो 1971 के बाद अब 2025 में ये सीन हम लोग देख रहे हैं, और ये कोई बांग्लादेश से नहीं आ रहे हैं, ये बंगाल के अंदर अपना घर छोड़कर बंगाल में ही भाग रहे हैं। तो ममता बनर्जी उस पाकिस्तानी सेना की याद दिला रही, पाकिस्तानी तानाशाह की याद दिला रही है कि वहां पे उसके रजिस्टर्ड गुंडे हुआ करते थे। यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे अवैध रूप से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। खुलेआम लूट पाट, हत्या, बलात्कार, आगजनी
सब कर रहे हैं ताकि ममता की सत्ता बरकरार रहे। 71 पाकिस्तानी तानाशाह की सत्ता बरकरार रखने के लिए वहां की सेना ये सब कर रही थी। ये तो मनीष जी कल दिखाया था हमको। देखिए, मतलब ये जरूरी है इन सब चीजों को समझिए किस तरह से कराह रहे हैं। ये पूरे बंगाल की पीड़ा है और एक एक वीडियो जो है वो देश को हिला रहा है, झकझोर रहा है। और मनीष जी साथ में खबर भी दिखा दी जो मैंने कहा ना, वो पानी वाली है, ताकि उसकी पुष्टि हो जाए कि किस तरह से वहां पर प्यासा मार देने की, हिंदुओं को प्यासे मर जाओ, तो ये स्थिति कर दी, अन्यथा तुम छोड़ के भाग जाओ। तो ये तो आज तक हिंदुस्तान में कहीं किसी सांप्रदायिक दंगे में नहीं हुआ। ये जो गुजरात का रोना रोते हैं लेके ममता बनर्जी से अखिलेश यादव तक, वहां भी कभी ऐसा कोई किस्सा सुनने जरा देख लीजिए, हेडिंग ही देख लीजिए और फिर मैं बताता हूँ पढ़ के। घर जला दिए, पानी में जहर मिला दिया, मुर्शिदाबाद बाढ़ से भागे 500 लोग, अब मालदा स्कूल में ली है शरण। बिल्कुल, मालदा के हाई स्कूल में हमने देखा है कि पूरा लोग जो है स्कूल में शरण ले रहे हैं। बिल्कुल उसी ढंग की याद दिला रही है जो यहाँ पे 71 की बात कर रहे हैं और जो 1947 में हुआ होगा। इसी तरह स्कूलों में, पुराना दिल्ली के पुराना किला में, लाल किला में लोग आसमान के नीचे सोए हुए थे। आज अपने ही देश में यही हालत है। जरा देख ले, ये आज तक चैनल ने अपनी रिपोर्ट दी है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिलहाल तनावपूर्ण शांति है, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह हिंसा भड़की उसकी भयावहता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 5 सैकड़ा लोगों ने मुर्शिदाबाद छोड़ दिया और पलायन कर मालदा में आ गए हैं। ये सिलसिला थमा नहीं है, पलायन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये शरणार्थी ग्रामीण मालदा के एक स्कूल में शरण लिए हैं। ये शरणार्थी मालदा के हाई स्कूल के क्लासरूम में डेरा जमाए हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं। स्थानीय डॉक्टर भी शरणार्थी कैंप पहुंचे और चेकअप कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मालदा के स्थानीय लोगों ने हमारी मदद की है, वे धूलियान से भाग कर आए हैं, नाव के जरिए मालदा तक पहुंचे हैं। शरणार्थियों का कहना है कि पानी की टंकी में जहर डाल दिया गया है। ये जरा समझिए कि शरणार्थियों का कहना है कि पानी की टंकी में जहर डाल दिया गया है। पानी हमारा जीवन है, अगर ऐसा पानी पिएंगे तो मर जाएंगे। जान बचाकर घर से भागे हैं, हमारे घरों में लूट की गई है और उन्हें जला दिया गया है। तो ये सोचिए, 500 लोगों के घरों को जला दिया गया। ये सामूहिक नरसंहार होता है, सामूहिक कत्लेआम होता है। तो बर्बरता तो अपने चरम पे है और उस पर कोई रोक फिलहाल नजर नहीं आ रही। और इसी के साथ वहां का जरा मनीष जी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसको भी जरा दर्शक समझ लें कि ये हालात कब है जो कलकत्ता हाईकोर्ट डिसीजन दे चुका है और कह क्या रहा है कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी, बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, कहा युद्ध स्तर पर दोषियों पर हो कार्रवाई और केंद्रीय बलों को तैनात करे वक्फ, कानून के खिलाफ बंगाल में बेकाबू हालात पर हाईकोर्ट नाराज। तो ये हाईकोर्ट का डिसीजन कल आ चुका। उसके बाद बंगाल के हालात ये हैं और ये वो ममता बनर्जी, अब जरा इनके चरित्र बताता हूँ। ये वो ममता बनर्जी है जो राजस्थान में एक गौ तस्कर हिस्ट्री सीटर गौ तस्कर पहलू खान की हत्या पे जिसकी छाती फटने लगती है, वो चिल्लाती है, कलकत्ते से चिल्लाती है कि एक पहलू खान मार दिया गया। वो यहाँ के गौ तस्कर बछड़े के गौ हत्यारे, वो तस्कर नहीं था, गौ हत्यारा था, बछड़ा मार के खा गया था। उस बछड़ा के हत्यारे पे, गौ हत्यारे पे, अखलाक की मौत पे ममता बनर्जी वहां चिल्लाती है कलकत्ते के अंदर। लेकिन उसकी नाक के नीचे सैकड़ों हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और अब मनीष जी, वो जो आंकड़ा आया ना 3 हिंदुओं का आंकड़ा नहीं है। अब वो हिंदू और मुसलमान दोनों बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हो रहा है बंगाल के अंदर। अब वो एग्जैक्ट संख्या क्या है ये आएगी सामने। तो उस पर ममता बनर्जी अभी तक नहीं बोली है एक शब्द, क्योंकि मुसलमान कत्ल कर रहे हैं हिंदुओं का। तो मुसलमान हत्यारों के खिलाफ वो नहीं बोल रही, वो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही, सिवाय हिंदुओं को आज भी गाली दे रही है, आज भी दंगाई बता रही है, आज भी कह रही है कि मैं वक्फ कानून के पक्ष में खड़ी हूं। तो इतना नंगा नाच हिंसा का, सांप्रदायिक हिंसा का भारत पहली बार देख रहा है, पहली बार। देखिए, ये तस्वीरें दिखाई दे रही है कुछ लोगों ने कि ट्रक में भर भर कर जिहादी जो हैं, देखिए ये आलम है, ये बंगाल है, ये बंगाल का दृश्य है। मतलब मुझे लगता है इतना वक्त तो पूरे देश में है, ये कानून तो पूरे देश में लागू हो गया। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि लागू तो होगा ही, ये बंगाल की मुख्यमंत्री कह रहे हैं लागू नहीं हो, और बंगाल ही क्यों जल रहा है। मतलब इतना
मनीष जी, अब आता हूं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा, इसका कारण को समझाएगा कि ये जब हाई कोर्ट कह रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाए, तो इसका मतलब राज्य के हाथ से स्थिति निकल चुकी है, राज्य ने अपना नियंत्रण खो दिया है। यही तो स्थितियां होती है राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो दिल्ली बैठी इंतजार किस बात का कर रही है? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के लिए किसका इंतजार कर रही है? और एक उदाहरण अतीत से देता हूं मनीष जी, इसी सरकार का, कि 7.5 साल मैं गिनती उतार रहा हूं कि लगातार 7.5 साल कश्मीर में तुम लगा सकते हो राष्ट्रपति शासन। और तुम किन हालातों में लगाते हो? जब वहां पे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस एक दूसरे से हाथ मिला के सरकार बनाने का दावा करने जा रहे थे, तब वो किस तरह से सतपाल मलिक ने खेल खेला और दिल्ली ने बैठ के खेल खेला और उनकी सरकार न बनने पाए, उसके लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जून 2017 में लगा था उसको, ये 370 से मत जोड़िए, जून 2017 से लगा राष्ट्रपति शासन और अक्टूबर 2024 तक चला राष्ट्रपति शासन। क्यों? बड़ा वहां तो नियंत्रण हो गया था, वहां तो बिल्कुल एकदम राम राज्य आ गया था, बिल्कुल सब खत्म हो गया था कि वहां पे हर आदमी बड़ा राष्ट्रवादी हो गया था, वहां तो झंडा भी हो रहा था, वहां दिवाली भी मन रही थी, वहां होली भी मन रही थी। क्यों लगाए थे राष्ट्रपति शासन? ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर 7.5 साल वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है तो बंगाल में 1.5 साल राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग सकता? क्या जानबूझकर पाला जा रहा है ताकि शेष भारत के हिंदुओं को डर से उनका वोट खरीदोगे? कांग्रेस या जो पूरा इंडी गठबंधन है वो मुसलमानों को डराकर मुसलमानों का वोट खरीदती है। तो क्या यह धंधा इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुओं को डराकर हिंदुओं का वोट खरीदा जाए? ये काम हो रहा। अन्यथा 7.5 साल तक जो सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है कश्मीर के अंदर, उसको 1-1.5 साल के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या परेशानी है? नहीं, ममता बनर्जी को यही नंगा खेल खेलने दिया जाएगा। ममता बनर्जी के गुंडों को पानी की टंकी में जहर मिलाने दिया जाएगा। तब पूरे देश के हिंदू डर से थर-थर कांपेंगे कि अरे भाजपा के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मोदी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो वोट देंगे, अपनी खोपड़ी पटक के देंगे। ये सौदेबाजी चल रही है। अन्यथा क्या कारण है? मुझे बताया कि 7.5 साल वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? और उस पर अब तो मनीष जी हाई कोर्ट की मुहर है। जब हाई कोर्ट कह रहा है कि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल लगाओ, इसका मतलब वहां पर राज्य की सरकार फेल हो चुकी है। तो किस बात का इंतजार है? और अगर इंतजार है तो फिर यही इंतजार कश्मीर में क्यों नहीं किया था? कश्मीर में कौन तुम्हारा रिश्तेदार था? वहां पे तो मुसलमान, तो वहां जो घाटी में लगा था, जो घाटी है वहां तो 99% मुसलमान रहते हैं। तो मुसलमानों की जान की इतनी चिंता थी, मुसलमानों की सुविधा की इतनी चिंता थी कि वहां 7.5 साल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा के रखा और उसके बाद वोट मिला धेला, सीट मिली धेला, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के गाने गाए जाएंगे और बंगाल के गीत सुनाए जाएंगे हिंदुस्तान को कि तुम डरो, तुम ममता बनर्जी एक राक्षस पैदा किया गया है जिसपे हम कोई अंकुश नहीं लगाएंगे, जिसपे हम कोई रस्सी नहीं चलाएंगे, जिसपे हम कोई हट्टर नहीं चलाएंगे। हाई कोर्ट भी चीखता रहेगा, लेकिन हिंदुओं की लाशें गिरती रहेंगी, उनकी पानी की टंकी में जहर मिलाया जाता रहेगा, लेकिन हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जब डरोगे तो ये 11 साल तक जो लगातार 3 बार सरकार बनवाई है, उसका ये नतीजा मिल रहा है। आज उसका नतीजा मिल रहा है कि 3 बार जो सरकार बनवाई है, तो एक फार्मूला मिल गया कि हिंदुओं को डरवाओ, हिंदुओं को अब उनको डर लगे। वहां तो कांग्रेस और इंडी गैंग उनको फर्जी डरवाते हैं, ये वास्तव में डर दिखा रहे हैं, डर। और मैं फिर आज बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 100 साल नहीं जिंदा रहेंगे, 20 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे, 25 साल रहेंगे, लेकिन एक ऐसा राक्षस पैदा करके जाएंगे कि उसके बाद तुम लोग सब निपट जाओगे। वो तो एक रैली में कह चुके कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो तुम झोला उठा के चल दोगे, लेकिन जो बाकी 100 करोड़ लोगों को एक राक्षस पैदा करके जा रहे हो, उस राक्षस को वो एक हसन सईद सोहरावर्दी और मुजीबुर रहमान, उनका अवतार पैदा करके जा रहे हो, जिन्होंने एक रात में कलकत्ते में 10,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया था। वो इतिहास गवाह है। तो वो एक दिन में नहीं हुआ था। वो जो राक्षस मुजीबुर रहमान और सोहरावर्दी थे, उनको इसी कांग्रेस में, तब वहां कांग्रेस थी, कांग्रेस सत्ता में थी, एक तरह से कांग्रेस पावर में थी, तो उस जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस, उन्होंने मिलकर पैदा किया था। तो 20 साल जब वो पैदा हुए, तो वही तो गांधी अपना झोला उठा के चल दिया, नेहरू अपना झोला उठा के प्रधानमंत्री बन गया और मारे गए 10,000 हिंदू कलकत्ते की सड़कों पे। तो ये उस रास्ते पर लेके जा रहे हैं
कि हमारे 10-15 साल आराम से कट जाएं ये राक्षस को दिखा दिखा के, लेकिन जब हम जाएंगे तो राक्षस छोड़ के जाएंगे जो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। यह है स्थिति। और अब आते हैं मनीष जी जो सुप्रीम कोर्ट जब मणिपुर में 6-6 आदमी की टीम दौड़ी चली जा रही है, तमिलनाडु का राज्यपाल क्या कर रहा है इस पर बड़ा ध्यान है, लेकिन ये जो खुलेआम वहां पे नंगा नाच हो रहा है हिंसा का, इस पर सुप्रीम कोर्ट को न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, न पढ़ रहे हैं। क्यों? आंखें नाक कान बंद काहे हैं? वहां मणिपुर 6 आदमी की टीम दौड़ी चली जाती है, और बंगाल में अब ये दर्शक इसको समझना, बड़ा खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है कि पानी की टंकी में जहर, यानी एक साथ सैकड़ों लोगों की हत्याओं का प्रबंध, और इस डर से लोग वहां छोड़कर भाग रहे हैं, यानी पूरी तरह से मुसलमान 100% हो जाए, इसकी पूरी तैयारी है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट मंद चुपचाप बैठा है। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। मनीष जी ने सही कहा कि देश की राष्ट्रपति को धमका रहे हो तुम, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस ममता बनर्जी ने खुले होकर चौराहे पे कह दिया कि तुम्हारी कहना नहीं मानेंगे, तो वहां पे तुम्हारे बिल्कुल एकदम सब बुढ़िया बिस्तर गोल। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में और जंगल राज क्या होता है, और बनाना कंट्री जिसे कहते हैं कि बनाना देश, कि बनाना कंट्री और क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ममता बनर्जी लाठी लेके खड़ी है, तो दिल्ली की सरकार भी थर थर कांप रही है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट, वो जो मणिपुर तक दौड़ रहा है, 6-6 आदमी 6-6 जज जा रहे हैं वहां दौरा करने, वो भी थर थर कांप रहा है। यानी न तो दिल्ली बोल रही है कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ, न सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, और कट कौन रहा है? कट रहा है हिंदू, और बड़े आराम से काट रहे हैं मुसलमान। तो ये नंगा नाच, ये इसका कैसे अंत होगा, भगवानी मालिक है इस पे। बिल्कुल। और इस देश में सोचिए, बार बार समझने की जरूरत है, हायरार्की में हमारे राष्ट्रपति को दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे दोनों संसद को संयुक्त अधिवेशन करने का संयुक्त संबोधन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, मतलब संसद से भी वो सुप्रीम है। वो उसको हायरार्की में जो कहीं आता नहीं है, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री, और नंबर 4 पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं कुछ बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक सामान्य जज, उसने राष्ट्रपति को हरका दिया, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री, बंगाल सरकार नहीं मनीष जी, क्यों उसने राष्ट्रपति का अपमान किया है, क्यों उसने बेइज्जत किया है? उसका कारण है, औकात है उसकी कि ममता बनर्जी को बेइज्जत कर दे। तो एक राज्य की मुख्यमंत्री औकात बता रही है सुप्रीम कोर्ट की, और इस देश का प्रधानमंत्री उसको औकात नहीं बता पा रहा है। वो ट्रम्प उसका बड़ा दीवाना है, पुतिन बड़ा दीवाना है, पूरे गल्फ कंट्री बिछ गए, तो दुनिया में तहलका है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल साफ पैमाना है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री औकात बता रही है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री वो सुप्रीम कोर्ट से थर थर कांप रहा है पिछले 11 साल से। जैसा सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है वैसा नचा रहा है। और मैं क्योंकि पुराना दौर देख चुका हूं, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई 2014 से सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री देखने शुरू किए हैं। इन्हीं सुप्रीम कोर्ट को इंदिरा गांधी ने तो अपने डमरू के इशारे पे नचाती थी, डमरू के इशारे पे, जैसे होता है कि मेढक कि तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, और किसी की औकात नहीं हुई पूरे 16-17 साल कि इंदिरा गांधी से कह दे कि भैया हम ये नहीं करेंगे। किसी की औकात नहीं। जो बैठे हैं चीफ जस्टिस, इनके चाचा थे, तो कोई बोले नहीं थे, इस्तीफा दे के चले गए थे, लेकिन कोई बोला नहीं था एक शब्द। और जितना गलत सलत उल्टा सीधा कर सकती थी उतना किया इंदिरा गांधी ने, लेकिन किसी की औकात नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता की ताकत रखती थी वो, और सत्ता की ताकत जरूरी होती है। सत्ता की ताकत इसलिए नहीं होती कि उसका तमाशा बने, उसको लेके माथा पटका जाए, उसको लेके मातम किया जाए कि हाय हाय हम क्या करें, हाय अल्लाह हम क्या करें। ये नहीं होती। सत्ता की ताकत गलत हो सही हो, वो आदमी को दिखानी पड़ती है, लेकिन वो दिखाई नहीं जा रही। यहाँ पे मनीष जी एक किस्सा है, मतलब एक भर गया हूं तब बोल रहा हूं आज। ये कोई अकेला किस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट से तो तुमको डर लग रहा है, ममता बनर्जी से तो तुमको डर लग रहा है, सोनिया गांधी को जेल भेजने से तो तुमको डर लग रहा है, राहुल गांधी को जेल भेजने से तुमको डर लग रहा है, तो हर आदमी से तो तुमको डर लग रहा है। क्योंकि जिन लोगों का ज्यादा तुमसे पाला नहीं है, तो वो रूस, अमेरिका, चीन जो है वहां बैठ के बल्लेबाजी हो रही है। तो यहाँ की जो तरक्की हुई है उसकी वजह से वहां जलवा है, और वहां भी भगवान जाने असलियत क्या है। वहां भी असलियत क्या है, अब तो शंका होने लगी है कि जो आदमी अपने घर में इतना कायर आचरण कर रहा हो, उस आदमी को कैसे दुनिया देख रही है, और दुनिया भी इसको देख रही है। दुनिया भी अब असलियत समझेगी, तो बहुत बुरा समय आएगा मनीष जी, बहुत बुरा समय आएगा। अन्यथा ये 2 घटनाएं, एक बंगाल और दूसरा सुप्रीम कोर्ट बेलगाम हुआ जा रहा है राष्ट्रपति के ऊपर,
तो मगर आज तक कभी योगी पे बेलगाम नहीं हुआ, वो आज तक कभी ममता पे बेलगाम नहीं हुआ। और इससे और मैं 10-12 साल पीछे चला जाता हूँ, मायावती का किस्सा मैं कई बार बता चुका हूँ, कभी कोई नसीहत देने की, ज्ञान देने की हैसियत हुई नहीं। तो ये सत्ता की ताकत है, लेकिन क्या है सोच रखा है भगवान ही मालिक है। लेकिन ये क्या सोच रखा है, क्या नहीं सोच रखा है, ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं ये तो यही जाने। लेकिन उस खिचड़ी वो जो खिचड़ी पक रही है, उसमें बंगाल के हिंदुओं की लाशें जल रही हैं। उस चूल्हे में जिसमें खिचड़ी पकाई जा रही है, उसमें बंगाल के हिंदुओं की लाशें जल रही हैं। भगवान जाने दिल्ली में बैठे लोगों को कब याद आएगा कि ये लाशें जल रही हैं इसके नीचे। और बंगाल वाली से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं कि उसको याद आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम नजर आवे।